गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स। हम लोग हेक्सचर-ओलन थ्योरी की व्याख्या कर चुके हैं। हमने उनकी डिटेल्स में एजम्पशंस करी, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन व्याख्या करी है, और आज हम हेक्सचर-ओलन सिद्धांत की आलोचनाएं करेंगे। अक्सर जितने भी सिद्धांत हमारे बनाए गए हैं उन सभी में जो कमियां बताई जाती हैं वो मूल रूप से उनकी मान्यताओं के कारण ही उत्पन्न हुई कमियां हैं। मान्यताएं अव्यावहारिक बताई जाती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो हेक्सचर-ओलन सिद्धांत है वो वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं इससे संबंधित कई समस्याओं की एक ज़्यादा फ्लेक्सिबल और व्यावहारिक वास्तविक व्याख्या करने में सहायक है, परंतु यह भी अनेक अवास्तविक मान्यताओं के ऊपर आधारित है। तो इसकी मुख्य आलोचनाएं हम देखते हैं क्या क्या रही हैं। इसकी मुख्य आलोचनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, सिद्धांत अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। जबकि हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि यह सिद्धांत ज़्यादा व्यवहारिक है, ज़्यादा वास्तविक है। इसकी जो विवरण है, इसकी जो व्याख्या है, जिस लॉजिक, जिस तर्क के आधार पर है, वो ज़्यादा व्यवहारिक है, ज़्यादा वास्तविक है, कल्पनाशीलता इसमें कम है। फिर भी सिद्धांत अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, यह इसकी प्रथम आलोचना बनती है। कौन कौन सी अवास्तविक मान्यताएं हैं? नंबर 1, इस सिद्धांत में यह मान लिया गया है कि वस्तु बाजार एवं साधन बाजार दोनों में ही पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। लेकिन आज के युग में, वर्तमान युग में, यह मान्यता पूर्णतया असंगत है। इतना आसान नहीं है कि पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता हम लेकर के देखें कि हर जगह पूर्ण प्रतियोगिता है, पर ऐसा नहीं होता। नंबर 2, सिद्धांत की यह मान्यता भी ठीक नहीं है कि दोनों देशों में प्रत्येक वस्तु की उत्पादन तकनीक समान रहती है। उत्पादन तकनीक जो है प्रत्येक वस्तु की प्रत्येक देश में इस प्रकार से समान रहेगी, यानी कि एक्स वस्तु चाहे ए कंट्री में बनाई जाए, चाहे बी कंट्री में बनाई जाए, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी जो टेक्निक हम उस पर यूज़ कर रहे हैं वो सेम रहेगी। यह मान्यता भी पूर्णतया अवास्तविक है, अव्यावहारिक है। फिर एक इसका क्रिटिसिज्म यह भी बनता है कि इस सिद्धांत में परिवहन लागतों को शून्य मान लिया गया है, जबकि व्यवहार में परिवहन लागतें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। तो परिवहन लागतें तो होती हैं, तो इसको इन्होंने नगण्य, उसको शून्य मान लिया। तो यह भी एक अवास्तविक, अव्यावहारिक मान्यता है। फिर इसकी एक और मान्यता अव्यावहारिक या अवास्तविक है, वह है कि सिद्धांत की यह मान्यता भी अव्यावहारिक है कि उत्पादन के साधन देश के भीतर पूर्णतया गतिशील एवं देश के बाहर अगतिशील, यानी कि पूर्णतया अगतिशील, इनमें गतिशीलता का पूर्णतया अभाव पाया जाता है। तो यह भी अवास्तविक मान्यता है। 5वीं मान्यता कि इस सिद्धांत में यह मान लिया गया है कि उत्पादन के साधन विभाजनशील होते हैं और उत्पादन फलन सरल, समरूप एवं उन्नतोदर होता है। अब ये मानना कि साधन विभाजनशील हैं, तो यह भी बिल्कुल अवास्तविक है। कोई भी संसाधन विभाजनशील नहीं है। और दूसरा, फलन भी समरूप, यानी कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, होमोजीनियस और डिग्री 1 ये नहीं होता है, सरल नहीं होता है, उन्नत दर, ये सारा व्यवहारिक नहीं है। परंतु व्यवहारिक जीवन में क्योंकि हम देखते हैं कि न तो उत्पादन के साधन पूर्णतः विभाजनशील हैं और न ही इस प्रकार से उत्पादन फलन भी समरूप देखने को मिलते हैं। तो सिद्धांत अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, तो
ये जैसे सिद्धांत की अनेक मान्यताएं तथा साधनों की स्थिर मात्रा, मांग फलन एवं उपभोक्ताओं की इच्छाओं में परिवर्तन का अभाव आदि ये सब स्थैतिक हैं। तो अतः इस सिद्धांत में प्रायोगिकता का अभाव है। तो ये भी एक अवास्तविक बात है कि मांग फलन कभी स्थैतिक नहीं होती। साधनों की जो पूर्ति है वह भी स्थिर रही होती एवं उपभोक्ताओं की इच्छाएं भी परिवर्तनशील होती हैं, लेकिन हम अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम यानी कि सेटरिस पैरेबल्स यानी कि हम इन सारी चीज़ों को कांस्टेंट मानते हुए चल रहे हैं। तो यह भी एक अवास्तविक मान्यता है। दूसरा, व्यापार का अत्यधिक सरल मॉडल। व्यापार का इतना सिंप्लीफाइड, ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ ट्रेड है हेक्सचर-रोलन सिद्धांत केवल 2 देश, 2 वस्तु और 2 साधन ही मानता है। 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 इन मॉडल, ये 2 मॉडल जो है ये बिल्कुल अवास्तविक है, क्योंकि विश्व में तो एक साधन से ज़्यादा साधन, 2 वस्तुओं से ज़्यादा वस्तुएं और 2 संसाधनों से या 2 गुड्स से ज़्यादा गुड्स होती हैं। तो अनेक देश, अनेक वस्तु और अनेक उत्पादन साधन होते हैं, तो इसलिए ये बात भी अव्यावहारिक है। फिर है सामान्य संतुलन प्रणाली की व्याख्या करने में ये असमर्थ है। तो सामान्य संतुलन प्रणाली की व्याख्या करने में इस प्रकार की जो प्रोफेसर हेबल्डर हैं उनके अनुसार, यद्यपि ओहलिन का सिद्धांत कम अमूर्त है तथा वास्तविकता के निकट है, फिर भी वह पूर्ण सामान्य संतुलन प्रणाली को विकसित करने में असफल हो गया। अधिकतम रूप से यह एक आंशिक संतुलन की व्याख्या करता है। तो ये पार्शियल एनालिसिस प्रस्तुत कर रहा है, ये कंप्लीट एनालिसिस ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम नहीं प्रस्तुत करता। तो 3 डायमेंशनल नहीं है, ये एक ही डायमेंशन की बात करता है। तो ये भी एक अव्यावहारिक बात हो गई। चौथा है कि वस्तुओं की कीमतें उत्पादन के साधनों की कीमतों से निर्धारित नहीं होती। उन्होंने ये कहा कि उत्पादन के साधनों से वस्तुओं की कीमतें निर्धारित होती हैं, जबकि एक्चुअली ये क्रिटिसिज्म बनता है कि वस्तुएं की कीमतें उत्पादन के साधनों की कीमतों से निर्धारित नहीं होती। प्रोफेसर विजहोल्ड्स ने हेक्सचर-रोलन सिद्धांत की इस आधार पर भी आलोचना की है कि इस सिद्धांत की ने ये मान लिया गया है कि वस्तुओं की कीमतें उत्पादन साधन की कीमतों से निर्धारित होती हैं। प्रोफेसर होल्ड्स के अनुसार ये विपरीत संबंध को व्यक्त करता है, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें उपभोक्ताओं को प्राप्त उपयोगिता के आधार पर निर्धारित होती हैं और उन वस्तुओं के उत्पादन में जिन उत्पादन के साधनों का उपयोग किया जाता है उनकी कीमतें स्वयं वस्तुओं की कीमतों पर आधारित होती हैं। फिर है उत्पादन के साधन समरूप कभी नहीं होते, एक जैसे नहीं होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होमोजीनियस नहीं होते हैं। हेक्सचर-रोलन सिद्धांत विभिन्न देशों में उत्पादन के साधनों को बिल्कुल समरूप मानता है, परंतु वास्तविकता में ये बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो अतः समरूप उत्पादन के साधनों की मान्यता इस सिद्धांत की व्यावहारिकता को कम कर देती है। स्टोपलर सैमुअल्सन के अनुसार यह सिद्धांत उस समय फेल हो जाता है जब 2 देशों में उत्पादन फलन भिन्न होते हैं या विभिन्न देशों में उत्पादन में साधन समान नहीं होते। छठा, 2 देशों के बीच एक ही साधन गहन वस्तु का आयात निर्यात संभव है। 2 देशों के बीच एक ही साधन गहन वस्तु का आयात निर्यात संभव है। ओनली वन फैक्टर अबंडेंस कमोडिटी कैन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिटवीन 2 कंट्रीज़। प्रोफेसर B.H. मिन्हास बहुत ही नामी अर्थशास्त्री हुए हैं, उनका कहना है कि 2 देशों के मध्य एक ही साधन गहन वस्तु में व्यापार संभव है। 2 देशों के मध्य एक ही साधन गहन वस्तु में व्यापार संभव है, जैसे 2 देशों के मध्य श्रम गहन वस्तु में तथा पूंजी गहन वस्तु में व्यापार संभव है, जबकि हेक्सचर-रोलन सिद्धांत के अनुसार यह संभव नहीं है। तो प्रोफेसर मिन्हास के शब्दों में और यह भी स्पष्ट हुआ है कि एक श्रम प्रधान पूंजी प्रधान देश उसका पूंजी प्रधान श्रम प्रधान वस्तु का निर्यात कर सकता है और निर्यात तथा आयात प्रतिस्थापन वस्तुओं की तुलनात्मक
घटक सघनता के बारे में निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत नहीं है। तो यह भी एक बात हो गई कि दो देशों के बीच एक ही साधन गहन वस्तु का निर्यात आयात संभव है, तो ये थोड़ा सा अव्यावहारिक। फिर एक है प्राकृतिक साधनों की उपेक्षा। प्राकृतिक साधनों के प्रति बिल्कुल इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन के केवल दो ही साधन पूंजी तथा श्रम हैं। प्राकृतिक साधनों को व्यापार का आधार नहीं माना गया है। प्राकृतिक साधनों को व्यापार का आधार नहीं माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनके उत्पादन में प्राकृतिक साधन महत्वपूर्ण इनपुट की तरह काम आते हैं। तो यद्यपि प्राकृतिक साधनों को सम्मिलित नहीं किया गया, सबसे बड़ी कठिनाई भी है कि उनको सम्मिलित करने में कि प्राकृतिक साधन विभिन्न प्रकार के होते हैं एवं उनका वितरण भी बहुत विषम है। वास्तव में प्राकृतिक साधनों के वितरण की संरचना व्यापार की संरचना को प्रभावित करती है। उदाहरणार्थ, जापान तैयार मछलियों का शुद्ध निर्यातक है। इसी प्रकार नॉर्वे तथा स्वीडन समाचार पत्रों के लिए कागज़ के शुद्ध निर्यातक हैं। तो प्राकृतिक साधनों की अवेलेबिलिटी बहुत मायने रखती है और प्राकृतिक साधन विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनकी अवेलेबिलिटी बहुत मायने रखती है। तो प्राकृतिक साधनों की उपेक्षा इन्होंने की है। उत्पादन फलन संबंधी मान्यता, मैंने आपको पहले भी बताया कि उत्पादन फलन संबंधी इन्होंने उत्पादन फलन समरूप माना। तो ये इस सिद्धांत की मान्यता कि दो वस्तुओं का उत्पादन फलन अलग अलग होता है, ये भी, परंतु प्रत्येक वस्तु के लिए दोनों देशों में उत्पादन फलन समान होता है, यह अवास्तविक। मतलब एक ही टेक्निक से एक वस्तु बनाई जा रही है दोनों देशों में, तो ये बात अव्यावहारिक है। वास्तव में साधन अनुपात स्थिर नहीं होता, जिसके कारण पूंजी गहन वस्तु सदैव पूंजी गहन तथा श्रम गहन वस्तु सदैव श्रम गहन नहीं बनी रहती। व्यवहार में कीमत परिवर्तन, तकनीकी स्तर में परिवर्तन, आर्थिक प्रगति एवं मांग में परिवर्तन के कारण साधन अनुपात में परिवर्तन होता है, जिसके कारण गहनता भी बदल जाती है और श्रम गहन वस्तु पूंजी गहन वस्तु हो सकती है तथा पूंजी गहन वस्तु श्रम गहन वस्तु बन सकती है। तो इसकी जो असम्पशंस हैं उनको अव्यावहारिक बताते हुए इनकी कुछ कमियां बताई हुई हैं। आलोचना में यही आता है और इस प्रकार से इसका क्रिटिसिज्म है, लेकिन यह सिद्धांत बहुत ही तर्कसंगत बात कहता है। ये बात बिल्कुल व्यवहारिक है, ये ज़्यादा व्यवहारिक सिद्धांत माना गया है कि इसमें ये बताया गया है कि फैक्टर एंडोमेंट्स, फैक्टर अवेलेबिलिटी जो है उससे वस्तु की कीमत भी निर्धारित होती है और वस्तु की जो टेक्निक यूज़ होगी वस्तु के निर्माण में वह भी निर्धारित होती है। तो और उसी कारण से अगर क्योंकि एक देश निश्चित तौर पे लेबर इंटेंसिव और एक देश निश्चित तौर पे कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव देश कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल करेगा और उसी वस्तु का निर्यात करेगा जो वो आसानी से बना पाता है और सस्ती बना पाता है, और जो इसी प्रकार से दोनों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड होगा। तो यह इसका आलोचनात्मक विवेचन था और अब हम कल इसके आगे लियोनटिव पैराडॉक्स आपको बताएंगे ये क्या होता है और हम ये सब पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को थैंक यू, आप लोग मेरे असाइनमेंट्स कर रहे हैं। मैं अभी और असाइनमेंट्स दूंगी। उसी में गूगल क्लास में मैं आपको दे रही हूँ, वो गूगल क्लास में जो असाइनमेंट्स हैं उनको आप लोग एक बार उसके अंदर देख करके करिएगा। आप सब वैसे काफ़ी सारे लोग रजिस्टर हो गए हैं, उसके लिए भी थैंक यू।